हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? तो यार आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए एल्केन का अगला लेक्चर। जैसे कि आपको पता है इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात करी थी एल्केन की सारी फॉर्मेशन मेथड हम लोगों ने खत्म करी थी। बहुत अच्छे से हमने एल्केन की फॉर्मेशन मेथड खत्म कर ली थी, जिसमें कि आपके एनसीईआरटी की रिएक्शन भी आ गई थी और बाकी अदर रिएक्शन भी कुछ मैंने एड ऑन की थी उसके अंदर, आपने देखा होगा। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले तरफ चल रहे हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो जहां से भी आप मुझे देख रहे हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिए, आधा अधूरा मत देखिए, क्योंकि 5 मिनट 2 मिनट की वीडियो रहने वाली नहीं है, कम से कम 40 मिनट की वीडियो रहेगी और कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टीज यहां से आपको एल्केन की मिलने वाली है। भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कह दिया है, आप हम पे भरोसा कीजिए, पूरा खत्म करके देंगे अच्छे से, फ्री पे, एकदम फ्री, कोई पैसा नहीं लेना है, ठीक है। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन पूरा खत्म करके देंगे बढ़िया से। तो सबसे पहले एल्केन की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि उसका हेलोजिनेशन, राइट। तो एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो बच्चों सबसे पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, चलिए मैं लगाता हूं हेडिंग, पहला है बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, यानी रिएक्शन विथ हेलोजन, रिएक्शन विथ हेलोजन बच्चों, ठीक है। अब हेलोजन से जब रिएक्शन कराएंगे तो उसी को बोलते हैं हेलोजिनेशन। तो सबसे पहला हम लोग यहां से करने वाले हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब समझ रहे हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन। क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ हेलोजन, ठीक है। तो हेलोजन को हमने ऐड करना है और उसी को बोलते हैं हेलोजिनेशन। अब कैसे हम लोग एल्केन में हेलोजन को ऐड करेंगे? सपोज मेरे पास CH4 है और मैंने कहा जी मेरे पास क्लोरीन है, मैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा देता हूं। तो देखो क्या बनेगा अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं एल्केन की। तो बच्चों यहां पर आपको HNO यानी सनलाइट तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस पे ही Cl2 का क्लीवेज होता है। जब सनलाइट दोगे तभी Cl2 का क्लीवेज होगा, जैसे F2 होता है। अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो F2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन उसके बाद Cl2, उसके बाद Br2 और सबसे कम रिएक्टिव होता है I2। तो F2 जो होता है बच्चों, ये F2 डार्क में भी रिएक्ट कर जाता है, जबकि I2 नहीं कर पाता, क्योंकि I2 बहुत ज्यादा स्टेबल होता है F2 के कंपैरिजन। तो इसीलिए हमको यहाँ सनलाइट लग रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक Cl बाहर निकालेंगे, यानी -HCl हो जाएगा बाहर और क्या बचेगा? CH3Cl। क्लियर हो गया? यानी यहां से बन जाएगा एल्काइल हैलाइड, RX बन जाएगा एल्काइल हैलाइड। लेकिन ये रिएक्शन यहीं पर खत्म नहीं होती। अगर Cl2 की अमाउंट एक्सेस अमाउंट ले लें, Cl2 की जो अमाउंट है वो एक्सेस ले लें, यानी एक्सेस अमाउंट पे अगर हम Cl2 लें, तो फिर ये रिएक्शन और आगे तक जा सकती है। देखो कहां तक ये रिएक्शन जा सकती है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये रिएक्शन कहां तक जा सकती है बच्चों, हम आपको दिखाते हैं। देखो चलिए अब मैं रिएक्शन को यहां से आगे बढ़ाता हूं। फिर से मैं Cl2 यानी क्लोरीन को ऐड करूंगा HNO की प्रेजेंस पे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी तो क्या होगा, यहां से एक और H हटेगा, यहां से एक और Cl जाएगा, तो -HCl बाहर हुआ। फिर से क्या बनेगा, देखो CH2Cl2। फिर से क्या करोगे, फिर से एक Cl2 का मॉलिक्यूल ऐड करोगे HNO की प्रेजेंस पे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक H और यहां से जाएगा एक Cl के साथ, तो -HCl फिर से बाहर होगा और यहां से क्या बनेगा, देखो CHCl3, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। फिर से आपको पता है यहां से एक और बार जाएगा एक और हाइड्रोजन, तो HNO की प्रेजेंस में फिर से हम लोग क्लोरीन को ऐड करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अगेन फिर यहां से हाइड्रोजन जाएगी और यहां से एक Cl जाएगा, तो -HCl हो जाएगा बाहर और जो बचा उसे हमने लिख दिया एक साथ, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाएगा। तो ये है सबसे पहली रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी हेलोजिनेशन। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा मैं आपको और थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूं, आप जूम करके भी इसको देख सकते हैं बढ़िया से। 4K में आपको क्वालिटी दे रहा हूं मैं, बढ़िया फुल HD 4K क्वालिटी में आपको दे रहा हूं बच्चों, चिंता मत करो, एक सस्ते से फोन से मैं आपको बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी दूंगा। ठीक है, चलिए
अब मैंने बोला इस रिएक्शन की अगर मैकेनिज्म पूछे, बच्चों मैकेनिज्म भी पूछता है इस रिएक्शन की, तो मैकेनिज्म कैसे करनी है मैं आपको दिखाता हूं। चलिए, रिएक्शन था बेटा हमारे पास CH4 प्लस Cl2 और HNO की प्रेजेंस पे यहां से क्या बना, यहां से बना CH3Cl और साथ में एक HCl बाई प्रोडक्ट के फॉर्म पे अलग हो जाएगा यहां से। सो एल्काइल हैलाइड हमारा बन गया प्रोडक्ट। अगर हम हेलोजिनेशन कराएं एल्केन का तो यहां से बनता है प्यारे बच्चा लोग एल्काइल हैलाइड। अभी पता है क्या पूछता है एग्जाम में, इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। आओ चलिए तो मैकेनिज्म करते हैं। तो मैकेनिज्म देखो क्या है, मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहां से होती है। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो मैकेनिज्म होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जिसमें 3 स्टेप होते हैं। मैं पहले आपको समझाता हूं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहां से होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहां से होगी, ठीक है। और इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में बच्चों यहां पर 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले मैं आपको तीनों स्टेप बता देता हूं। सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन को इनिशिएट करना है, चेन को क्या करना है? इनिशिएट करना है। तो चेन इनिशिएशन स्टेप, जिसमें हम लोग Cl2 के मॉलिक्यूल को सनलाइट के प्रेजेंस पे तोड़ते हैं, ठीक है। चलो दूसरा स्टेप क्या रहने वाला है? दूसरे स्टेप में हम लोग चेन को इलोंगेट करेंगे, यानी चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन को प्रोपोगेट करना है, इलोंगेशन ऑफ चेन करना है। और तीसरे स्टेप में क्या करना है? चेन टर्मिनेशन स्टेप। बच्चों चेन को टर्मिनेट कर देना है। चेन को क्या करना है? टर्मिनेट करना है। मतलब चेन को टर्मिनेट नहीं करना है। एक्चुअली में होता क्या है, जितने भी उस मैकेनिज्म के अंदर फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं ना, बनते हैं ना, उन सबको न्यूट्रल किया जाता है इस स्टेप के अंदर। तो चलिए, ये है सबसे पहली क्लास 11th की मैकेनिज्म। यहां से क्लास 11th के बच्चों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक चैलेंज शुरू हो जाता है और उस चैलेंज का नाम है मैकेनिज्म। और पहली मैकेनिज्म क्लास 11th की बच्चों यही रहने वाली है, जो कि आपके एनुअल एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, ध्यान रखना। चलिए, तो कैसे हम लोग इस रिएक्शन की मैकेनिज्म करते हैं? जो रिएक्शन मैंने ऊपर लिखी है, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे करते हैं? तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। कभी एक नंबर में पूछे भाई कौन सी मैकेनिज्म होगी यहाँ पे, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। 3 स्टेप में होगी, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप एंड चेन टर्मिनेशन स्टेप। चलिए अब एक एक करके शुरू करते हैं। पहला स्टेप क्या था बच्चों? पहला स्टेप था चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन को इनिशिएट करना है, चेन को क्या करना है? इनिशिएट करना है। तो चलिए, मेरे पास था एक Cl2 का मॉलिक्यूल। अब इस Cl2 के मॉलिक्यूल में हमने करना क्या होता है? इसमें क्या करना होता है ना, इसके इस बॉन्ड पेयर का क्लीवेज करना है। क्या करना है बच्चों? इस बॉन्ड का क्लीवेज करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर सनलाइट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि Cl2 डार्क में रिएक्शन नहीं करता। Cl2 को अगर तोड़ना है ना, Cl के बीच के बॉन्ड को तोड़ना है, हल्का सा सनलाइट दे दो, हल्का सा सनलाइट, उतने में ही काम हो जाता है और वो बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है। तो भैया मुझे इस बॉन्ड का क्लीवेज करना था। अब मुझे बताओ Cl दोनों कैसे हैं? सेम नेगेटिव एटम है। तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इलेक्ट्रॉन इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और वैसे भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, सो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है? होमोलिटिक क्लीवेज होता है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे होमोलिटिक क्लीवेज। और होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो दोनों ही Cl के एटम एक एक रेडिकल यानी एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे और इन्हीं को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हो बच्चों? फ्री रेडिकल बोलते हो। तो पहला स्टेप हमारा हो गया खत्म, हमने कर दिया चेन को इनिशिएट, हमारा चेन इनिशिएशन हो चुका है बच्चों। अब दूसरा स्टेप जो है, दूसरा स्टेप हम लोग करने वाले हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा? चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन को इलोंगेट करना है, चेन को बड़ा करना है, खींचना है चेन को। तो इलोंगेशन ऑफ चेन करना है। कैसे करेंगे? हमारे पास एक मीथेन का मॉलिक्यूल था CH4। तो CH4 को मैं ऐसे ना लिख के ना बच्चों, ऐसे लिखूंगा, देखो ऐसे।
ऐसे लिखूंगा CH3 सिंगल बॉन्ड H। क्यों लिख रहा हूं भी समझाते हैं। एक रेडिकल को यहां से लेंगे और इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या होता है, ध्यान दो, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो वैसे तो आप कहोगे सर ये दोनों देखो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो यहां तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। होमोलिटिक क्लीवेज जब किसी बॉन्ड को तोड़ने पर इलेक्ट्रॉन बराबर बट रहे हो, मान लो 2 टॉफी है या एक चॉकलेट है मान लो, और एक चॉकलेट अगर आप 2 लोगों में बांटोगे, अगर किसी एक को आपने वो चॉकलेट दे दी तो आपने अन्याय कर दिया, इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। और अगर मान लो आपने चॉकलेट को तोड़ा और 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, इसको बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। राइट, समझ में आया? सिंपल है। देखो अब यहां पर देखो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो अलग अलग है, पर लेकिन कौन सी मैकेनिज्म पढ़ रहे हो? मैकेनिज्म कौन सी पढ़ रहे हो? मैकेनिज्म पढ़ रहे हो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सी पढ़ रहे हो? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो इसकी वजह से यहां पर भी होमोलिटिक क्लीवेज ही होगा। कैसा क्लीवेज होगा? होमोलिटिक क्लीवेज होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन ये आ गया, देखो इसके ऊपर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ गया इसके ऊपर, और ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला गया। अब ये क्लोरीन क्या करेगा? ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा और ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा, तो HCl बना लेंगे। ये क्या करेंगे? HCl बना लेंगे। तो एक तो बन गया बेटा HCl का मॉलिक्यूल। कैसे बना समझ में आया? बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट निकाल दें, यहां से H निकालो, यहां से Cl निकालो, HCl बना लो और इसका रेडिकल इसके ऊपर रख दो। कई बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं, नहीं है सही तरीका, शॉर्टकट है पर लेकिन तरीका सही नहीं है। ठीक है, तो अब देखो यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके सर के ऊपर गया, तो क्या बना? CH3 रेडिकल। अब इसको हम लोग मिथाइल रेडिकल कहते हैं। बच्चों का सवाल ये रहता है कि सर 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 ये कार्बन तो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर मैं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू की बात करूं तो 2.5 और हाइड्रोजन की होती है 2.1, तो जबकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने ले जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। ठीक हो गया। अब अगला स्टेप क्या होगा? देखो हम लोग क्या करेंगे, इस मिथाइल रेडिकल को फिर से एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि भैया रेडिकल कहां से लिया है आपने? Cl से लिया है, तो Cl को ही रेडिकल आपने रिटर्न करना है। जूता अगर कहीं से मांग के लाओगे अपने दोस्त से, तो उसको उसका जूता वापस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं, करना पड़ेगा। चलो, तो वही कंडीशन यहां पर भी है। अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, तो यहां भी कौन सा क्लीवेज होगा बच्चों? यहां भी क्लीवेज होगा होमोलिटिक। तो देखो इसका रेडिकल यहां आ गया, इसका रेडिकल यहां आ गया, फिर इसने अपना रेडिकल और इस कार्बन ने अपना रेडिकल आपस में शेयर किया, तो CH3 और Cl ने क्या बना दिया? CH3Cl बना दिया, और साथ में Cl रेडिकल जो है बच्चों वो बाहर निकल गया। तो ये बन गया हमारा एल्काइल हैलाइड। अब कई सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि सर ये एरो दिखाना कंपलसरी है क्या? क्या सर एरो दिखाना पड़ेगा क्या? एरो ना दिखाएं तो सर क्या होगा? बताओ क्या होगा सर अगर एरो ना दिखाएं तो? तो बेटा मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं बन पाएगी ना, एक्यूरेसी चाहिए आपको। क्या चाहिए? एक्यूरेसी। तो ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। समझ में आया? Cl2 का मॉलिक्यूल, फिर से यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा, तो यहां मेंशन भी कर सकते हो होमोलिटिक क्लीवेज। अब देखो दिक्कत क्या है ना, दिक्कत है इसको समझना है। देखो यहां पर जो ये बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड पेयर जो दिख रहा है, एक बॉन्ड पेयर 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। क्लियर है? फिर मैंने कहा इसमें आप होमोलिटिक क्लीवेज कराओ, आपने कह दिया सर करा दिया। होमोलिटिक क्लीवेज कराने से क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया इस Cl का, और ये इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास चला गया, तो ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो गया। देखो बाहर हो गया। अब इस Cl के पास जो इलेक्ट्रॉन था, इसने इस कार्बन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके CH3Cl बना दिया। ये है 2 स्टेप। अब चलते हैं थोड़ा आगे, मैं ऊपर को स्क्रॉल करता हूं, आप लोग नोट कर लेना पहले। तीसरा स्टेप बच्चों, तीसरा स्टेप चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन को क्या करना है? टर्मिनेट करना है, यानी चेन में जितने भी रेडिकल बने हैं उन रेडिकल को उन्हीं के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रल कर देना होता है। देखो कैसे, कितने टाइप के रेडिकल बने बच्चों? 2 टाइप के रेडिकल बने। इस पूरी मैकेनिज्म में 2 ही टाइप के रेडिकल बने थे। फिर से मेंशन करवा के दिखा देता हूं। एक देखो ये बना रेडिकल, ये वाला Cl,
और आप देख पा रहे होगे एक ये CH3 रेडिकल बना, देखो ये वाला, ये देखो घूम रहा, देखो ये वाला रेडिकल, ठीक है। तो दो ही रेडिकल बने। अब उन दोनों ही रेडिकल को हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं के रेडिकल के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रल कर देंगे। देखो ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये यहाँ कार्बन डोनेट, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये वाली क्लोरीन अपनी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। तो क्या होगा, देखो अगर ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो यानी यहाँ Cl2 बनेगा और यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनेगा, ठीक हो गया। और एक बार इन दोनों को क्रॉस कर देना, देखो एक बार ये वाला रेडिकल लेना है, एक बार ये वाला रेडिकल लेना है, और दोनों को आपस में क्या कर देना है, रिएक्ट कर देना है, तो बन जाएगा CH3Cl। तो पहली रिएक्शन भी कंप्लीट, पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट, और पहली ही जो मैकेनिज्म है वो भी हमारी यहां से कंप्लीट हो चुकी है। चलिए नोट कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। दूसरा है बच्चों कंबस्चन। दूसरी प्रॉपर्टी यहां से क्या है, वो है कंबस्चन। कंबस्चन को हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, आप ट्रस्ट कीजिए बस बेटा, बस आप पढ़ते रहो। कहीं से भी आप मुझे देख रहे हो, मैं आपसे बहुत दिल से इस बात को कह रहा हूं, आप मुझ पे ट्रस्ट कीजिए। मैं आपको पूरा सिलेबस करा के दूंगा, बढ़िया तरीके से करा के दूंगा। बस आप जुड़े रहें हमारे साथ, अपना प्यार बनाए रखें। जहां से भी आप हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप नेपाल से हो, पाकिस्तान से हो, आप इंडिया से हो, आप बिहार से हो, आप किसी भी स्टेट से मुझे देख रहे हो, किसी कंट्री से मुझे देख रहे हो, किसी गांव से मुझे देख रहे हो, आपसे रिक्वेस्ट है, भरोसा इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं है। मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल देना अपना नाम, जहां से भी आप मुझे देख रहे हैं, अपना प्यार एक बार दिखा देना। उसके बाद देखो आपका भाई तहलका मचा देगा। चलिए, कंबस्शन का मतलब होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। जो क्लास 11 के बच्चे हैं उनको समझ नहीं आता सर कंबस्शन मतलब क्या। जैसे मान लो आपके पास मीथेन है, मान लो मीथेन, आपके पास मीथेन है, आपने कहा सर मुझे इसका कंबस्शन करना है। तो कंबस्शन का मतलब होता है किसी चीज को जलाना है, किसी को बर्न करना है। अगर मैं इस मीथेन को पूरा जला दूं, मैंने कितना मोल मीथेन लिया है, 1 मोल मीथेन लिया ना बच्चों। अगर मैं इस 1 मोल मीथेन को पूरा जला दूं तो क्या होगा, यहां से CO2 और H2O बनेगा, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे कंप्लीट कंबस्शन करूं, क्या करूं, कंप्लीट कंबस्शन करूं, तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा CO2 प्लस H2। ठीक, ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि अगर मैं कंबस्शन करूं तो ये बनता है, ठीक। पर बनेगा कैसे, कितने अमाउंट पे बनेगा और कितनी एनर्जी निकलेगी, और क्या होगा, ऐसे देखो ना, एनर्जी निकलती है यहां से, खूब सारी हीट निकलेगी यहां से, हीट एनर्जी जो भी आप कह लो। तो बच्चों ऐसे बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलती है। आपने सुना होगा कि जो एलपीजी होता है बच्चों, आपके घरों में जो एलपीजी होता है उसके अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। क्या होती है, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एलपीजी जो घरों में लगी रहती है उसके अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन का इसका मतलब क्या है, ये दोनों फ्यूल है, ये दोनों क्या है, फ्यूल है। इसका मतलब जो एल्केन होता है, जो एल्कीन है ना अपने पास, वो एक अच्छा फ्यूल है, वो एक अच्छा फ्यूल है एलपीजी, सॉरी एल्केन। तो एल्केन एक अच्छा फ्यूल क्यों है, क्योंकि उसका जब कंबस्जन कर रहे हैं, उसको जब जला रहे हैं, उसको जब बर्न कर रहे हैं, उसका जब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में हीट दे रहा है अपने को, इसीलिए वो एक अच्छा फ्यूल माना जाता है। पर हाइड्रोजन से अच्छा फ्यूल नहीं है, हाइड्रोजन से अच्छा फ्यूल नहीं है। कोई भी फ्यूल हाइड्रोजन से बेटर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। हाइड्रोजन एक सबसे बेस्ट फ्यूल है, हाइड्रोजन से तो अच्छा फ्यूल नहीं हो सकता। पर हाँ, ये एल्केन एक अच्छा फ्यूल होता है, क्योंकि यहां से इसको ऑक्सीडाइज करने पर, इसका कंबस्जन करने पर, इसको बर्न करने पर, कुछ भी कहो, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। चलिए, अब इसका फॉर्मूला दिखाता हूं मैं आपको, कैसे हम लोग बताएंगे कि कितना अमाउंट पे हीट निकलेगा या कितना अमाउंट पे CO2 गैस यहां से निकलेगा बाहर। चलिए आइए देखिए रिएक्शन क्या बनी बच्चों। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, क्या होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको वो दिखाता हूं, ध्यान से देखेंगे। चलिए, C2H2
2n+2, ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, प्लस 3n+1/2, इतना आपने O2 लेना है, और यहां से CO2 कितना बनेगा, n मोल CO2 बनेगा, और प्लस n+1 मोल बनेगा H2O, और बहुत सारी यहां से हीट निकलेगी। अगर मैं यहां पर n की वैल्यू बच्चों, अगर मैं यहां पर n की वैल्यू कितनी रख दूं, n की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं, कितनी रख दूं, 1 रखूं इस फॉर्मूले में, तो क्या बनेगा देखो जरा, C1H2 into 1 plus 2 plus 3 into 1 plus 1 upon 2, ठीक है। उसके बाद इतना O2, और n की वैल्यू 1 है तो CO2, n की वैल्यू 1 है तो n plus 1 सॉरी 1 plus 1 2 और 2H2O बन जाएगा। और साथ में यहां से अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ध्यान रखना, जो यहां से बच्चों क्या निकलती है, देखो जो हीट निकलती है वो कितनी निकलती है, तो मैं आपको हीट समझाता हूं, हीट कितनी निकलती है। यहां से हीट जो यहां से निकलेगी वो निकलेगी, उसे हम बोलेंगे डेल्टा H कंबस्जन -890 किलो जूल पर मोल। बेटा अमाउंट याद रखना, एनसीईआरटी की वैल्यू है डेल्टा HC, एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ कंबस्जन। तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ कंबस्जन कितना होगा, -890 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी या इतनी हीट एक मोल किसको निकालने में निकलती है भाई, एक मोल किसको जलाने में निकलती है, मीथेन को। चलो यहां से मैं बना के दिखाता हूं, अभी मीथेन ही बनेगा, देखो CH4 प्लस, अब ऑक्सीजन कितनी बन रही है देखो, 3 1 3 प्लस 1 4/2 2O2, 2 क्या निकलेगा, O2 निकलेगा, ठीक है बच्चों। अब यहां से देखो क्या बना, 1 मोल CO2 बनेगा और 2 मोल पानी बनेगा। अब मैंने सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया, प्रॉपर तरीके से, और साथ मैंने आपको बता दिया कि डेल्टा H कंबस्जन यानी एंथैल्पी ऑफ कंबस्जन में कितना चेंज आएगा, -890 किलो जूल पर मोल। पर मोल का मतलब एक मोल अगर मीथेन को बर्न करें तो इतनी हीट यहां से निकलती है, इसीलिए एल्केन एक अच्छा फ्यूल होता है, ठीक है। अच्छा अगर मान लो मैं यहां से थोड़ा चीजों को और आगे बढ़ाते हुए चलूं, जरा गौर करेंगे, अगर मैं यहां पर n की वैल्यू कितनी ले लूं बेटा, 4 ले लेता हूं, n की वैल्यू कितनी ले लूं, 4 ले लेता हूं n की वैल्यू। चलो n की वैल्यू कितनी ले लें, अगर हम 4 ले लें तो क्या बनेगा, C4H, H कितने आ जाएंगे, C4 हो गया 2 4 जा 8 9 10, H 10 हो जाएगा बेटा। अब यहां पर n की वैल्यू 4 रखो, 4 3 जा 12, एक 13, तो 13/2 O2 आ जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू 4 है तो यहां पर n की वैल्यू 4 रखो, देखो ऊपर देखो 4 CO2 यानी 4 CO2 बन जाएगा यहां से, प्लस n+1 यानी 5 H2O बन जाएंगे, और प्लस जो डेल्टा HC चेंज इन एंथैल्पी ऑफ कंबस्जन इज इक्वल हो जाएगा -2875.8 किलो जूल पर मोल। चलिए अब आपको दिख रहा है, दिख रहा है पता नहीं, मैं इधर ले आता हूं थोड़ा सा। चलिए तो यहां पे जो वैल्यू निकलती है बेटा, ये निकलती है, कितनी निकलती है वैल्यू, मैं एक बार आपको फिर से मेंशन करा देता हूं। चलिए आपको पता नहीं वहां तो वो चीजें साफ दिखाई दे रही है, चलिए एक बार हम फिर से लिख देते, देखो कितनी यहां से एंथैल्पी निकलती है, 2875.8 किलो जूल पर, यानी एक मोल अगर ब्यूटेन को अगर आप बर्न करोगे ना, ब्यूटेन का एक मोल, बेटा ये ब्यूटेन है, देखो ये ब्यूटेन है, अगर ब्यूटेन का एक मोल अगर आप क्या करोगे, कंबस्शन करोगे एक मोल का, तो इतनी एनर्जी या इतनी हीट यहां से रिलीज होगी। तो ये था कंप्लीट कंबस्शन ऑफ एल्केन, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, चलिए नेक्स्ट करते हैं बच्चों, अगर हम कोई कैटलिस्ट की प्रेजेंस पे अगर हम करें, है ना, तीसरा रिएक्शन जो है, अब हम करते हैं ऑक्सीडेशन। कंबस्जन भी ऑक्सीडेशन है, पर इसको हम लोग कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। अब ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन क्या है, यानी कैटलिस्ट की प्रेजेंस पे ऑक्सीडेशन करना है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस पे ऑक्सीडेशन करना है। जैसे मान लो पहली रिएक्शन मेरे पास है, देखो यहां से मुझे CH4 दे दिया, और यहां पर मान लो मुझे दे दिया कॉपर, और 573 केल्विन टेम्परेचर दे दिया,
साथ में मान लो 100 atm प्रेशर दे दिया, ठीक है, 573 केल्विन टेम्परेचर दे दिया, तो यहां से क्या बनेगा, देखो यहां से बनेगा CH3OH, यानी बनता है यहां से एल्कोहल, ठीक है। सो कॉपर के प्रेजेंस पे अगर 573 केल्विन टेम्परेचर पे और अगर 100 atm प्रेशर पे अगर हम ऑक्सीडेशन करें किसका, एल्केन का, तो बनता है एल्कोहल। दूसरा, अगर हम लोग बच्चों यहां पर CH4 के साथ मॉलिब्डेनम का ट्राई ऑक्साइड ले लें और हीट कर लें, तो यहां से जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है फॉर्मेल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड, यानी फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। ये सारी की सारी एनसीईआरटी की रिएक्शन है, कंठस्थ कर लेना, पेपर में आपको मिल जाएंगे। तीसरा, अगर मान लो बच्चों हम यहां से CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी एक तरीके से हम लोग क्या ले लें, यहां से इथेन ले लें, तो यहां पर हम लोग मैग्नीज का एसीटेट लेंगे, मैग्नीज का क्या लेंगे, एसीटेट, साथ में हीट करेंगे तो यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी की रिएक्शन है, ये भी एनसीईआरटी की रिएक्शन है और ये भी एनसीईआरटी की रिएक्शन। सो 3 के 3 एनसीईआरटी की रिएक्शन और 3 के 3 इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन देखो बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, CH3 CH CH3 CH3, ये कुछ टर्शरी एल्केन टाइप आपको दिख रही होगी। अगर इसका ऑक्सीडेशन KMnO4 की प्रेजेंस पे करें, पोटेशियम परमैग्नेट की प्रेजेंस पे, क्या बोलते हैं बच्चे इसको, KMnO4 को, पोटेशियम परमैग्नेट। चलो मैं नीचे लिख देता हूं, काफी ऊपर हो जा रहा है ना, तो नीचे लिख देते हैं। चलो, पोटेशियम परमैग्नेट, पोटेशियम परमैग्नेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और यहां से अगर हम ऑक्सीडेशन करें बच्चों, यहां से क्या करें, ऑक्सीडेशन करें, तो यहां से बन जाता है क्या, 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बन जाता है, 3 डिग्री अल्कोहल बन जाता है, CH3C CH3 CH3OH। तो यहां से बच्चों बन जाता है टर्शरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बनता है, टर्शरी अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, टर्शरी अल्कोहल यहां से बन जाता है, ये मुझसे मिट गया, चलिए नोट करेंगे बढ़िया तरीके से। ये था अपने पास पोटेशियम परमैग्नेट। चलो, तो ये था बच्चों अपने पास फाइनल ऑक्सीडेशन की कहानी। अब बढ़ाते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे, और अगली जो रिएक्शन है बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं तीसरी या चौथी जो भी रिएक्शन है। अगली रिएक्शन देखो, तो अगली रिएक्शन है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है, अगर मान लो मुझे अलग अलग पोजीशन आइसोमर बनाने हैं, जिसमें हम लोग पोजीशन चेंज करते हैं फंक्शनल ग्रुप की, या मुझे बनाना है चेन आइसोमर, तो मुझे उसमें चेन को छोटा बड़ा करना पड़ता है, बड़ा तो नहीं, छोटा करते हैं चेन। जैसे मान लो हेक्सेन तक चेन है तो पेंटेन तक लाएंगे, ब्यूटेन तक लाएंगे, प्रोपेन तक लाएंगे, जहां तक वो आ सकती है, ठीक। तो अगली जो प्रॉपर्टी है वो है आइसोमेरिज्म। देखो अब मैं तरीका भी बताऊंगा आपको कैसे करना है। तो आइसोमेरिज्म में क्या यूज करते हैं हम लोग, देखो 2 चीज याद रखना बच्चों, एक एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, क्लास 11 वालों को बता देता हूं। एनहाइड्रस का मतलब होता है विदाउट वाटर, बिना पानी का, जिसमें पानी ना हो, मॉइस्चर भी ना हो, तो उसे हम बोलते हैं एनहाइड्रस। और एनहाइड्रस को लेना है एसिडिक मीडियम में, यानी एनहाइड्रस AlCl3 को लेंगे एसिडिक मीडियम में। तो सपोज मेरे पास एक रिएक्शन ये है, CH3CH2 CH2CH3, तो बोलो ये रिएक्शन क्या है, ब्यूटेन है ना, ये कंपाउंड मुझे दिया है, ये एल्केन कौन सा है, ब्यूटेन है।
अब इस ब्यूटेन में अगर मैं मान लो एनहाइड्रस AlCl3 लिख दूं, यानी इसका इस्तेमाल करूं एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा, ये जो चेन ब्यूटेन तक गई है ये चेन प्रोपेन तक चली जाएगी, मतलब मुझे चेन आइसोमर मिल जाएगा। यहां से क्या मिल सकता है, मुझे चेन आइसोमर मिल जाएगा, और मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, देखो। तो अब इसका नाम लिखें 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ऐसा, यानी एनहाइड्रस AlCl3 को एसिडिक मीडियम में लेने पर ऐसा पॉसिबल है कि अलग अलग टाइप के आप पोजीशन और चेन आइसोमर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये है, ये एल्केन का तो एग्जाम्पल नहीं है, ये एल्काइन का भी एग्जाम्पल नहीं है, ये एल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल है। बस मैं आपको समझा रहा हूं कि आप क्या ऐसा कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। देखो बच्चों, ये Cl अगर 2 नंबर पे रखा है ना, अभी देखो, अगर ये अभी 2 नंबर पे है, तो क्या मैं इसको 1 नंबर पे शिफ्ट कर सकता हूं? क्या इसको यहां ले जाके रीअरेंजमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो रीअरेंजमेंट करने के लिए हमको चाहिए होता है एनहाइड्रस AlCl3 और एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा, देखो यही Cl हम पहले कार्बन पे लगा सकते हैं, ये देखो। तो ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बन चुका है 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड। तो ये यूज होता है एनहाइड्रस AlCl3 का एसिडिक मीडियम। ठीक है, चलिए, और बाकी जब हम कन्वर्जन करेंगे तो हमको ये अच्छे समझ में आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा, 5वीं रिएक्शन जो यहां से रहेगी वो रहेगी एरोमेटिजेशन। एरोमेटिजेशन, देखो भैया, एरोमेटिजेशन में हम लोग क्या करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों। कैसे करेंगे? अगर मैं 773 केल्विन या 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और लगभग लगभग 100 एटीएम, सॉरी 100 नहीं, 10 से 20 एटीएम कह सकते हैं, अगर इतने पे हम क्या करें, रिएक्शन करें, तो हमें यहां से बेंजीन मिल सकती है। क्या मिल सकती है? बेंजीन मिल सकती है। ठीक हो गया बच्चों, हमें यहां से क्या मिल सकती है? बेंजीन दिख रहा है। चलिए, क्यों, क्या कहा हमने आपसे भाई, अगर हम क्या करें, एरोमेटिजेशन अगर हमें करना है बच्चों, फिर से लगाते हैं टॉपिक। चलो, अगला है 5वां, एरोमेटिजेशन। एरोमेटिजेशन, तो एरोमेटिजेशन क्या होता है बच्चों? एरोमेटिजेशन किसे बोलते हैं? तो एरोमेटिजेशन होता है, अगर मान लो, अगर मान लो हम क्या करें, अगर हम क्या करें बच्चों, यहां पर ले लें एक CH3 CH2 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 एंड हेक्सेन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6। बच्चों ये है एन हेक्सेन, और अगर इसे मैं ऐसे लिख दूं CH3, जैसे हम बेंजीन बनाते हैं ना, तो ऐसे कुछ फॉर्म में लिखना है, देखो CH3 CH2 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 और CH3, और यहां पर ले लें, या आप क्रोमियम का ऑक्साइड ले सकते हैं Cr2O3, या आप मोलिब्डेनम का ऑक्साइड ले सकते हैं, या आप ले सकते हैं वेनेडियम का ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। तो इनमें से आप कुछ भी ले लो, Cr2O3 ले लो, MO2O3 ले लो, V2O5, इनमें से कोई एक ले सकते हैं, चाहो तो तीनों लिख दो। टेम्परेचर कंसीडर करना है 500 डिग्री सेल्सियस, या अगर आप केल्विन में लोगे तो 773 केल्विन हो जाएगा। लगभग लगभग 10 से 20 एटीएम प्रेशर लेना है। तो यहां से ये जो आपको एन हेक्सेन दिख रहा है बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन बन जाएगा यहां से। अब साथ में देखो, यहां पर ये जो रिएक्शन है बच्चों, इसी रिएक्शन को हम लोग एक नाम से जानते हैं। बोलो, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? इस रिएक्शन को बोलते हैं डीहाइड्रोजीनेशन, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां से क्या हो रही है? हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, इसलिए डीहाइड्रोजनेशन बोलते हैं। देखो, 2 हाइड्रोजन यहां से
2 यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 4H2 निकल जाएंगे यहां से। तो इसी को बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। तो ये वाली रिएक्शन मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। आपने एनहेक्सेन लिख देना इस तरीके से, साइक्लिक तरीके से, और उसको आपने इनमें से किसी एक के साथ रिएक्ट कर देना है 500 डिग्री सेल्सियस या 773 केल्विन टेम्परेचर पे, और 10 से 20 एटीएम आप लेना बच्चों प्रेशर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से। चलिए आगे बढ़े, तो इसको नोट कर लेंगे पहले। चलिए नोट कर लिया, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो बच्चों, अगली प्रॉपर्टी कौन सी है, अगली प्रॉपर्टीज कौन सी है, चलिए अगली प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। वाटर, देखो सारी एनसीईआरटी की रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं, तो बस आपने ध्यान से देखना है। रिएक्शन विथ स्ट्रीम, तो स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे बच्चों। किसके साथ रिएक्शन करेंगे, स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे। तो कैसे होगा, देखो देखो, रिएक्शन विथ स्टीम वाटर, तो स्टीम वाटर लेना है यहाँ पे। कैसे स्टीम वाटर के साथ रिएक्शन होगी देखो जरा। जैसे मान लो ये मेरे पास मीथेन है, और अगर मैं इसको पानी के साथ रिएक्शन कराऊं स्टीम वाटर के साथ, कैसे साथ, स्टीम वाटर लेना है, पानी नॉर्मल वाटर लेना है बेटा, कोल्ड नहीं लेना है, बहुत ज्यादा हॉट लेना है, स्टीम वाटर लेना है। तो स्टीम वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे ना, तो यहां पर हम लेते हैं निकिल। क्या लेते हैं, निकिल। और हमें पता होना चाहिए निकिल जो है लगभग लगभग 1273 केल्विन पे रिएक्शन करता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होगी, और साथ में यहां से बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये है एनसीईआरटी की रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और यहां से ये जो हाइड्रोजन है ना, ये एक तरीके से क्या है, इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड है डाइहाइड्रोजन की फॉर्मेशन की। तो अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो डाइहाइड्रोजन इसी रिएक्शन से बनाई जाती है। अभी हम लोग यहां से एक आखिरी रिएक्शन एनसीईआरटी की करने वाले हैं, जो है पायरोलाइसिस। देखो बेटा, एक आखिरी रिएक्शन यहां से और आएगी, और वो है पायरोलाइसिस। हेडिंग लगाएंगे पायरोलाइसिस। तो ये पायरोलाइसिस क्या होती है इसको समझते हैं। आखिरी रिएक्शन बेटा यहां से पायरोलाइसिस क्या होता है, पायरोलाइसिस समझेंगे। पायरोलाइसिस जो होता है, बेसिकली पायरोलाइसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो पायरोलाइसिस क्या होता है, देखो इसको समझाते हैं। चलो, सो पायरोलाइसिस में बेटा 2 वर्ड दिख रहे हैं मुझे। एक दिख रहा है मुझे पायरो, और पायरो का मतलब होता है हीट। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो मींस करंट, और लाइसिस का मतलब होता है बच्चों लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। अगर मैं किसी भी कंपाउंड को हीट की हेल्प से ब्रेक करूं तो उसी को बोलेंगे पायरोलाइसिस। क्या बोलेंगे, पायरोलाइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पायरोलाइसिस में हम लोग अब हीट की हेल्प से किसको तोड़ने वाले हैं, एल्केन को। तो जब मैं एल्केन को हीट की हेल्प से तोड़ूंगा ना बच्चों, उसे ही हम बोलेंगे पायरोलाइसिस। देखो अब मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूं। जैसे मान लो मेरे पास है C6H14, एक एल्केन है C6H14। अगर इसे मैं 773 केल्विन टेम्परेचर पे हीट कर दूं तो ये टूटेगा, क्योंकि मैं हीट दे रहा हूं। तो हीट की प्रेजेंस पे क्या होता है, टूटता है। अगर हीट की प्रेजेंस पे टूटेगा तो मान लो मैंने यहां से बनाया C6H12 और प्लस मैंने यहां से H2 निकाला, मैं ये भी कर सकता हूं। या फिर मैं क्या करूं, मैं मान लो मैं कहता हूं जी नहीं, मेरे को ये नहीं बनाना कंपाउंड, मेरे को ये बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से C2H2 अलग कर देते हैं या CH4 निकाल देते हैं, तो C5H10 बनेगा यहां से, अगर मैं यहां से एक CH4 बाहर कर दूं। तो इस तरीके से हम तोड़ते हैं ना बच्चों, इस तरीके से हम तोड़ते हैं जब एल्केन को, हायर एल्केन को जब हीट की हेल्प से तोड़ा जाता है, उसी को बोलते हैं पायरोलाइसिस। अब देखो मैं यहां से ये भी बना सकता हूं। देखो अगर मान लो मैं यहां से ये ना बना के ये बनाना चाहूं, देखो मैंने 773 केल्विन पे इसे तोड़ा, ठीक है, मैंने हीट दिया, और यहां से मान लो मैंने ये बनाया, मैंने एक बना दिया मान लो C2H6, एक बना दिया मैंने मान लो CH4। तो क्या बचा देखो,
4 6 10 चला गया H और 3 चला गया ये, तो 3 बचा और 4 ये बचा, या एक H2 निकाल देते हैं सबसे बढ़िया, है ना, एक H2 निकाल देते हैं। अब बताओ क्या बचा, तो 8 गए अपने पास, तो 6 बचे और 6 2, तो यानी C4H6 ये बच जाएगा अपने पास, है ना। काउंट कर लेते हैं, 4 ये हो गए, 4 2 6 कंप्लीट है, 2 6 8 और 8 और 6 14। तो इस तरीके से आप इसका पाइरोलाइसिस कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो नीचे जाके कमेंट सेक्शन पे जाके एक कमेंट छोड़ दीजिएगा, और जहां से भी आप मुझे देख रहे हैं, कौन सी जगह से आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, कहां से मुझे आप प्यार दे रहे हैं, इस अपने कमेंट सेक्शन में जरूर अपना नाम, अपनी जगह का नाम मेंशन कर दीजिए, और अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।